हाँ जी, आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक अद्भुत कहानी। यह कहानी बाकी सब कहानियों से अलग होने वाली है दोस्तों। इस कहानी को सुनने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे बेसिक सी बात है यही कि मेरा नाम दीपाली है और मेरी ज़िंदगी मेरे परिवार के साथ में बहुत अच्छे से चल रही है। मेरे माता पिता ने बहुत अच्छे तरीके से पाल पोस कर बड़ा किया है। हम दो भाई और बहन हैं और सिर्फ मेरी माँ थी। मेरे बड़े भैया, उनका नाम पिंटू है। मेरे भैया बहुत मेहनती है। उनकी उम्र मुझसे 3 साल ज़्यादा थी। मैं अपने परिवार को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ दोस्तों, और अपने परिवार को सभी प्यार करते हैं। और मेरे भैया मम्मी भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। दोस्तों मेरे पिताजी तो काफ़ी साल पहले हमें छोड़कर चले गए थे और घर की सारी जिम्मेदारी मेरे बड़े भाई और मेरी मम्मी पर आ चुकी थी। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि मेरा प्यार करने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा होगा। ज़िंदगी को फिर भी हम बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक एक आंधी का ऐसा झोंका आया जिसने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया। आंधी का झोंका क्या कहे दोस्तों, उसको तो अगर आप तूफ़ान भी बोल दो तो भी शायद कम ही पड़ेगा, क्योंकि जो मुझ पर बीती है वह भगवान किसी के ऊपर ना बीते। जो रिश्ते हमें बहुत अच्छे दिखते हैं वह दूसरों के सामने हमें शर्मसार कर देते हैं, मजबूर हो जाते हैं कि शर्मसार होना पड़ता है। यही कहानी मैं आज आपको सुनाना चाहूँगी कि रिश्तों में कैसे एकदम से बेशर्मी और शर्मिंदगी आ जाती है, कि मेरे दिल पर क्या बीती होगी जब मेरे साथ में यह सब घटना हुई, जो खून के आंसू में रो ली। इससे अच्छा तो भगवान मुझे मेरे पिता के साथ में उठा लेता। मैं मर जाती तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी बन गई थी ज़िंदा रहना। काश मैं अपने माँ के साथ में मर गई होती और पिता के साथ में, तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। क्योंकि दोस्तों कुछ साल पहले मेरी माँ भी चली गई थी और उससे कुछ साल पहले पापा, और अब मेरे भाई और मैं, हम दोनों ही थे जो साथ में रहते थे। मेरे भाई ने मेरे साथ इतना गलत किया जिसे सुनकर आप भी रो दोगे। और वैसे भी जब गलत करने वाला अपना ही कोई होता है ना, तो आंसू अक्सर खून के ही निकलते हैं। क्योंकि मेरे साथ में गलत मेरे भाई ने किया था। जो बहन भाई का रिश्ता एक डोरी के धागे से बंद होता है, जिसे एक पवित्र नाम दिया जाता है, मेरे भाई ने इस रिश्ते को भी शर्मसार कर दिया था। मैं समझा भी नहीं सकती मुझ पर क्या बीती होगी। मैं कहीं नहीं सुना था कि एक भाई अपनी बहन के साथ में ऐसा गलत कर सकता है। ऐसी घटिया हरकत मैंने आज तक नहीं सुनी थी किसी भाई और बहन के रिश्ते में हुई हो, जैसी मेरे साथ हुई हो। मेरे सगे बड़े भाई ने मेरे साथ खाने के लिए, कहने के लिए तो वह मेरा बड़ा भाई है और प्यार भी बहुत करता है, जान भी न्योछावर करता है मुझ पर अपनी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, टाइम के साथ में सब कुछ बदल जाता है। उन्होंने ऐसा कर दिया कि मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। मैं अपने भैया पिंटू, इकलौते भाई को ऐसा समझती थी, लेकिन वो ऐसा निकले मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। मेरी मम्मा का देहांत हो गया था। एक अच्छा दोस्त, अच्छा भाई, एक अच्छा पिता, वह सब मेरे लिए था। उसमें मेरी माँ भी थी, क्योंकि जब पिता की मौत हुई थी तो मैं काफ़ी छोटी थी। मेरी हर डिमांड को मेरी मम्मी और भाई ने ही पूरा किया। कुछ दिनों के बाद मेरी माँ का भी देहांत हो गया। उसके बाद मेरा भाई ही तो था जिसने मेरी सारी डिमांड्स पूरी की, मेरा ध्यान रखता था, इसलिए वह एक तरीके से मेरे पिता के समान थे। भैया की उम्र लगभग 25 साल हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। मेरी उम्र 22 साल है, लेकिन मेरा भाई साथ ही साथ मेरे लिए रिश्ते भी देख रहा था। भैया काफ़ी बड़े थे, इसलिए उनको दुनियादारी की मुझसे ज़्यादा समझ थी। पहले भैया की शादी होनी चाहिए थी, लेकिन मैं जब भी भैया को शादी के लिए बोलती तो वह मुझे बुरी तरह से डांट दिया करते थे और कहते थे कि तुम पागल हो गई हो क्या, पहले तुम्हारी शादी होगी, ऐसे जवान बहन को घर में बिठाकर मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। मेरी शादी तो कभी भी हो जाएगी, लेकिन पागल एक बहन को ऐसे घर में बिठाना अच्छी बात नहीं है। तुम मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो, उसके बाद ही मैं अपने बारे में सोचूंगा।
मेरे ऊपर वैसे भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तुम जानती हो मुझे तुम्हें कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है और मैं अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से निभाना चाहता हूँ। भाई की बात सुनकर मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। इस बात पर डेली झगड़ा होता था क्योंकि मैं यही चाहती थी कि पहले भैया की शादी हो जाए। मैं यह सब सहन नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं चाहती थी कि मुझे भैया की शादी देखनी है, मुझे सब कुछ वो करना है जो एक बहन का सपना होता है और घर में उनका ध्यान रखने के लिए एक भाभी आ जाए तो मैं सुकून से विदा हो सकूं। और यह वैसे भी उनकी शादी की उम्र थी। उनके सब दोस्तों की शादी हो चुकी थी और भैया की उम्र धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। और ऐसे करते करते भैया की उम्र अब 32 साल की हो गई, लेकिन वह अभी भी शादी की खुशी नहीं देख सके थे। मैं चाहती लेकिन क्या कर पाती। और मेरी उम्र भी अब बढ़ चुकी थी। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। मैं पढ़ लिख कर जॉब करना चाहती थी, लेकिन भैया ने मुझे मना कर दिया। तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत है? क्या मैं तुम्हारी सब डिमांड्स पूरी नहीं करता? या तुम्हारी किसी चीज़ में कमी है? तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां पूरी करने का हक तुम्हारे इस भाई का है। जो तुम्हें क्या सूझी है कि तुम जॉब करो। अब मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखकर जल्दी ही तुम्हारी शादी कर दूंगा। भैया का मानना था कि अगर मेरी पत्नी सही नहीं निकली तो मैं क्या करूँगा। शायद मैं अपनी बहन से भी अलग होना पड़ जाए। मैं अपनी बहन की शादी कैसे करूँगा। उनकी बात भी सही थी, क्या पता कोई कैसी आ जाए। मेरे सर पर माँ बाप का वैसे भी साया नहीं था। इस घर का खर्चा मेरा भाई ही तो चलाता था। और वैसे भी मैं जानती थी कि भैया का अटूट प्यार है, वह मेरी शादी करना चाहते हैं एक अच्छे घर में। अगर मेरी भाभी अच्छी नहीं आई तो क्या पता मुझे पूरी ज़िंदगी कुंवारा ही बैठना पड़ जाए और वह भाई को अपने पल्ले से बांध कर रख ले और मुझे पूरी ज़िंदगी अपनी नौकरानी बनाकर रख ले। भाभी के सामने काम करना पड़े। मेरे भाई के दिल में एक डर बैठा हुआ था क्योंकि पड़ोस में हमारे ऐसा हो रखा था। मेरे भैया इसलिए रुके हुए थे क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। अब तो मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई थी, मेरे पास शादी ना करने का एक भी कारण नहीं था। इसलिए मैंने उनको रिश्ता करने की परमिशन दे दी। मेरे कहने से पहले ही मेरी हर डिमांड पूरी हो जाया करती थी और यही वजह थी मेरे भाई मेरे लिए बहुत परेशान रहते थे। वह इसी इंतज़ार में थे कि कब इसकी शादी हो और यह मेरे हाथ के नीचे से ही अपने ससुराल चली जाए। लेकिन अभी तो ना ही मेरा रिश्ता हो रहा था और ना ही भैया की शादी। मैं तो लड़की अपनी फीलिंग्स फ्रेंड के साथ शेयर कर सकती थी। मैं तो लड़की हूँ, लेकिन पता नहीं भैया किसके साथ में शेयर करते भी थे या नहीं, उनके मन में क्या था क्या नहीं। मैं उनका उदास चेहरा तो देख लेती थी, लेकिन कुछ कह नहीं सकती थी। मेरे भैया वैसे तो मेरे लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे, लेकिन उनकी उम्र तो हो ही चुकी थी दोस्तों। और प्यार हर इंसान की ज़रूरत होता है। सही टाइम पर हमें एक अच्छे पार्टनर की ज़रूरत होती है। मैं जानती थी कि भैया भी शादी करना चाहते हैं, लेकिन वह सिर्फ मेरी वजह से मजबूर थे। लेकिन पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ था। जब मुझे पढ़ाई करनी थी तब मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे और अब मेरे लिए एक भी रिश्ता नहीं आ रहा था। मैं भी इस चीज़ से काफ़ी परेशान हो चुकी थी। मेरी उम्र काफ़ी हो रखी थी और अब मेरे चेहरे से मेरी उम्र झलकने लगी थी क्योंकि मैं पढ़ाई पर भी ज़्यादा ध्यान दे रखा था। इस वजह से मेरे चेहरे से मेरी उम्र की बढ़ोतरी साफ दिखने लगी और ना ही मेरे भैया की शादी हो रही थी। अब तो भैया ने शादी के बारे में बात करना बिल्कुल बंद सा कर दिया था। वह एक चिड़चिड़े इंसान हो चुके थे। वह शादी करेंगे भी या नहीं, लेकिन भैया की हरकतें कुछ अजीबो गरीब सी हो चुकी थी। मेरा रात को घर से बाहर रहते, सुबह उठते तो उनकी आंखें लाल रहती थी और ना ही वह मुझसे बात करते थे, सिर्फ घूरते रहते थे। उन्होंने मुझसे बात करना काफ़ी हद तक कम कर दिया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या चल रहा है। और जब अपने महीने की सैलरी भी आती तो वह मुझे कम देते थे। पता नहीं वह अपने पैसे कहाँ उड़ा रहे थे। मेरी भैया की इन हरकतों से मुझे बहुत शिकायत रहती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकती थी दोस्तों। भैया का अंदाज
जब मुझे ज़्यादा ही अजीब लगा तो मैंने कहा, भैया को क्या हो गया है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने भैया से बात करना ज़रूरी समझा। मैंने कहा, भैया आपको क्या हुआ है, आप अपना ध्यान भी नहीं रखते हो, यह सब करके तुम क्या हासिल कर लोगे। एक बार मुझे बताओ तो सही, अपनी बहन को क्या इतनी भी बात शेयर नहीं करोगे। अपने शरीर का भी कम से कम ध्यान तो इंसान को रखना ही चाहिए। लेकिन वह कुछ नहीं बोले और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। जब तक और अंदर से आवाज़ आई, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती मैं ऐसा ही रहूँगा, तुम मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो। और वैसे भी अब तो मुझे भी लगने लगा था कि भैया की शादी की ख्वाहिश बढ़ने लगी है। और जब यह ख्वाहिश मन में घर कर जाती है तो किसी भी इंसान के लिए खुद को कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो जाता है। यह सब बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हो दोस्तों। आर यू वेरी इंटेलिजेंट, आई नो। और वैसे भी भैया तो काफ़ी एज के हो चुके थे। इस उम्र में तो बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन मेरी भैया अभी तक कंवारे थे, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से। इस चीज़ का मुझे काफ़ी हद तक अफसोस था। अब मैं तो हिम्मत ही नहीं कर पाती थी कि मैं भैया से इस बारे में बात कर सकूं। अगर मैं कोई भी बात करती तो भैया उल्टे जवाब दे देते थे और गुस्से में बाहर निकल जाते थे। अब वह बहुत सख्त बिहेवियर से बात करने लगे थे। अब तो मुझे डर सा लगने लगा था उनसे, और कभी कभी तो नफ़रत से मुंह फेर लेते थे। मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि हम दोनों बहन भाइयों की किस्मत बदल जाए। वह हमारी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ दे कि हमें उन्हें संभालना कम पड़ जाए। और फिर एक दिन मेरी प्रार्थना भी पूरी हो गई। मेरे लिए किसी अच्छी फैमिली से रिश्ता आ गया। लड़के की उम्र ज़्यादा नहीं थी, वह मेरी ही उम्र का था और खाते पीते घर का लड़का था। उसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी, गाड़ी घर सब कुछ उनके पास अवेलेबल था। कुल मिलाकर एक अच्छा परिवार था, इसलिए मेरे भाई को कोई ऐतराज़ नहीं हुआ। लड़का पढ़ा लिखा था और नौकरी भी बहुत अच्छी करता था। मेरा रिश्ता वहाँ पर पक्का हो गया था। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि अब मेरा रिश्ता हो गया है तो मेरे भैया का भी जल्दी ही हो जाएगा। वैसे भी मैंने भैया की कमाई से बहुत सारा पैसा जोड़ रखा था अपनी शादी के लिए। दोस्तों क्या करें, लड़की हूँ ना तो आदत होती है इन सब की। धीरे धीरे टाइम बीता और मेरी शादी हो गई। मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई थी। मेरा पति बहुत अच्छा इंसान था। उसने खुशी खुशी मुझे अपनी ज़िंदगी में स्वीकार कर लिया था। जैसा एक ड्रीम हस्बैंड होता है, उसमें वो सब एबिलिटी थी और काफ़ी हद तक मेरी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आ गई थी। मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय कर ही रही थी। मेरे ससुराल का घर भी बहुत बड़ा था। जब मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ी तो मुझे यही फ़िक्र सताने लगी कि मुझे अपने भैया की शादी के लिए हाथ पैर करने पड़ेंगे। मैंने अपने भैया से शादी के लिए जिद की कि भैया आपको भी अब शादी कर लेनी चाहिए, अब तो मेरी भी शादी हो गई है। वह बोले, मैं यहाँ अब ठीक हूँ, मैं शादी कर लूँगा और अपने ससुराल के लोगों के साथ रहो और खुश रहो। और मैंने उनकी इस बात को इग्नोर करते हुए फिर भी अपने पड़ोस में लोगों से, रिश्तेदारों से बोल दिया कि मेरे भैया के लिए एक अच्छी सी लड़की का रिश्ता बताए। दोस्तों क्या करूँ, चिंता तो मेरी ऐसी ही थी। भैया ने बेशक बोल दिया था। मैं एक लड़की तलाश करना चाहती थी और मैं चाहती थी कि मेरी भाभी मेरी पसंद की आए, मेरी ही रिश्तेदारी में से आ जाए, जिससे मेरे भाई की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना आए। बिकॉज़ आई लव हिम, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ अपने भाई से। और जैसी मेरी ज़िंदगी चल रही है ठीक इसी प्रकार मेरे भैया की ज़िंदगी में भी खुशियाँ आ जाए। लेकिन मेरी किस्मत में ऐसा नहीं लिखा हुआ था। मेरी नंद की शादी आ गई थी और कुछ भैया की भी तबीयत उधर सही नहीं थी। मैंने भैया पर ध्यान नहीं दे पाई। अपनी ननद की शादी की वजह से भैया बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे और मैं अपनी ननद की शादी में अपनी बहू होने की ज़िम्मेदारी निभा रही थी। क्या करूँ दोस्तों, ससुराल की ज़िम्मेदारी पहले होती है, लेकिन दिमाग में तो भैया के ही ख्याल चलते रहते थे। मैं घर चली गई, उनका ध्यान रखने लगी। धीरे धीरे मेरे भैया ठीक हो गए और उनकी बीमारी की वजह से मेरा ध्यान उनके रिश्ते की तरफ से हट गया था, क्योंकि वह कुछ ज़्यादा ही बीमार थे और हम सब उनके लिए बहुत परेशान थे। खैर धीरे धीरे भैया ठीक हो गए। अब हम दोनों भाई बहन ऐसे ही नॉर्मल घर पर रह रहे थे।
मैं उस दिन माँ को बहुत याद कर रही थी कि अगर माँ होती तो मुझे ऐसे अचानक अपने ससुराल से नहीं आना पड़ता, अपनी ननंद की जिम्मेदारी शांति से निभा लेती। माँ बाप का साया सर से उठ जाने के बाद जैसा महसूस होता है दोस्तों, आई कांट एक्सप्लेन की है कैसी फीलिंग होती है। मुझे तो यकीन नहीं आया था कि ऐसा मेरी ज़िंदगी में क्यों हुआ था। खैर छोड़ो दोस्तों, इन सब बातों से क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्या कर सकते हैं। इस चीज़ पर किसी का बस नहीं चलता। एक दिन भैया खामोश बैठे हुए थे। मैंने उनसे शादी के लिए बात करनी चाही, क्योंकि मैं जानती थी कि अब उनके लिए अकेले रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। भैया बेशक ना कहे, लेकिन मैं सब जानती थी। भैया ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जैसा करना चाहती हो वैसा कर सकती हो। कुछ दिन के बाद भैया के साथ रहने के बाद मैं अपने पति के पास चली गई। मैंने कहा, मैं थोड़े दिन के बाद आ जाऊंगी भैया। भैया ने कहा, ठीक है। मैं अपने पति को बोला, मैं चाहती थी कि जब तक भैया की शादी ना हो जाए मैं उनके साथ में ही घर पर रह लूं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, मैं तुम्हें मना नहीं करता, लेकिन क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। गांव से मम्मी रहने के लिए आ रही है और तुम्हें पता है वह कभी कभी हमसे मिलने आती है, और तुम उन्हें घर पर ना मिलो तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। जब मैं चली जाएगी तो उसके बाद तुम्हारे भाई के पास छोड़ दूँगा। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान थे। एक दिन मैं अपने हस्बैंड के साथ में ऐसे ही बैठी हुई थी। मुझे भैया की और माँ पापा की बहुत याद आ रही थी। मैं अचानक से रोने लगी। मेरे पति ने पूछा, क्या हुआ? मेरी सास भी अब अपने गांव जा चुकी थी। मैंने कहा, कुछ नहीं, भैया की बहुत याद आ रही है, क्या करूं, और मम्मी पापा की भी। वह वहाँ पर अकेले होंगे, मुझे हर पल उनकी चिंता सताती रहती है। वह कैसे रह लेते हैं, और मम्मी भी नहीं है, ना पापा है। मेरे हस्बैंड चुप करते हुए मुझे बोले, कोई बात नहीं बाबू, अगर तुम चाहो तो अपने भाई को यहाँ पर रहने के लिए बुला सकती हो। वैसे भी शहर में हम तो दोनों ही रहते हैं। मैंने डरते डरते भैया को फ़ोन किया, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि भैया यहाँ रहने के लिए एग्री हो जाएंगे। मुझे डाउट था कि वो मुझे फटकार ना लगा दे, लेकिन मैं हैरान रह गई जब भैया ने रहने के लिए हाँ कर दिया। फ़िलहाल भैया ने अपना थोड़ा सा सामान पैक कर लिया था और वह हमारे घर शिफ्ट हो गए। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं जल्द ही उनके लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर उनकी शादी कर दूंगी। क्या करे दोस्तों, सब जानते हैं कि भाई की शादी के लिए एक बहन कितनी एक्साइटेड होती है, और फिर वह अपनी पत्नी के साथ खुश रहेंगे, उनका घर भी आबाद हो सकेगा। मेरी इस बात पर भैया खामोश थे। वैसे तो मैं जानती थी कि वह दुखी है, मगर अब उनकी ज़िंदगी में शादी नाम के शब्द का कोई मतलब बाकी नहीं था। उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया। फिर शायद वह मेरे आ जाने से भी अब अपने आप को अकेला महसूस करते थे। मैं जानती थी ऐसा होता है। वह अलग से हो गए थे। मैंने सोचा था कि कुछ दिनों में अपने घर पर रहकर उनकी सेवा करूंगी तो शायद नॉर्मल हो जाएंगे, और फिर मैं अपने भैया को लेकर अपने घर चली आई। हम आराम से रह रहे थे। मैंने अपने बेडरूम के बराबर वाला कमरा भैया को दे रखा था। मैं जैसे ही खाना बनाकर फ्री हुई तो मुझे भैया का ख्याल आया। मैं उनके कमरे में चली गई तो मैंने देखा कि वह लेटे हुए थे। मैं पहले तो आराम से ऐसे ही खड़ी रही, फिर मैं जाकर उनके पास बैठ गई। भैया ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, दीपाली, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत अकेला पड़ गया हूँ। मैं अपनी सारी ज़िंदगी बस यही सोचकर मेहनत की थी कि मैं अपनी बहन को खुश रखूँगा, ये करूँगा। मेरी सारी ज़िंदगी ऐसे ही चली गई, और मैं यह भी जानता था कि मेरी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आ जाएगी, मेरा भी परिवार होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। भैया का यह अंदाज़ मुझे बहुत अजीब लगा था, और वह बोले, अब तो मुझे कोई अपनी लड़की भी नहीं देगा। उनकी नज़रें मेरे शरीर पर जमी हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे बार बार बहुत गौर से देख रही है। मैंने आज पहली बार भैया की ऐसी नज़रों को महसूस किया था। लेडीज़ हो ना, तो आंखों से ही पता लग जाता है कि किसकी कैसी निगाहें हैं। दोस्तों, मैं थोड़ी घबरा गई थी। मैंने भैया से खाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी भूख नहीं है। मैं फिर भी भैया को ज़बरदस्ती उठाकर डाइनिंग टेबल तक ले आई।
मैं समझ रही थी कि उन्हें क्या हो रखा है। भैया ने 24 घंटे आने वाल के लिए होंगे। उसके बाद में खामोशी से बैठे रहे। उनकी नज़र मुझ पर और मेरे पति पर जमी हुई थी। ना जाने वह हम दोनों में क्या नोटिस कर रहे थे। मेरे पति खाना खाने के दौरान सारे दिन के गुजरे हुए वक्त के बारे में बातें करते थे। उनका ध्यान मेरे भैया की तरफ बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन बार बार मेरा ध्यान तो भैया पर ही लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह मेरे घर में आकर सुकून से नहीं है। मुझे उनके अंदर एक बेचैनी महसूस लग रही थी। फिर उनको भी काफ़ी दिनों से खाने की परेशानी हो रखी थी, इसीलिए मैंने भैया को अपने घर पर बुला लिया था। एक तो मम्मी पापा नहीं है, ऊपर से कोई पार्टनर नहीं है, तो अकेला बंदा कैसे मैनेज करे, इसलिए मैंने यहाँ पर बुला रखा था। क्योंकि मेरे भी हस्बैंड है, अब वह हर रोज़ तो मार्केट से खाना लेकर नहीं खा सकते थे। मैं घर पर नहीं रह सकती थी भैया के साथ में, घर में भी खाना पकाने के लिए कोई ना कोई चाहिए था। इसलिए मुझे उनके कहने पर भैया को यहाँ बुलाना पड़ा। मुझे जल्दी से जल्दी भैया की शादी के लिए कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी करनी थी। मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरे भैया की शादी हो जाए, और अभी भी मैं यही सोच रही थी। रात हुई तो भैया कमरे में चले गए थे और मेरे पति भी सोने के लिए अपने कमरे में आकर लेट गए थे। मैंने पति से जब कहा कि आप मेरे भाई के लिए क्या लड़की देख सकते हो, वैसे तो मैं थोड़ी गुमसुम थी। मेरे हस्बैंड ने बोला तुम इतनी परेशान क्यों हो दीपाली। मैंने कहा आपको अभी बताया तो है कि मैं अपने भाई के लिए एक लड़की देखना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। कहीं से कोई भी लड़की नहीं मिली। मुझे भैया की फ़िक्र लगी हुई है। उनकी काफ़ी उम्र भी हो गई है, अब उनकी शादी हो जानी चाहिए। और अब वैसे भैया के लिए कब तक रहेंगे, उन्हें किसी के साथ की ज़रूरत है। मैं उनको इस पर आसानी से निकलना चाहती हूँ। मेरे पति कहने लगे मेरे ऑफिस में 2 लड़कियाँ हैं जिन्होंने अपने घर की जिम्मेदारी पूरे करने के लिए नौकरी ज्वाइन कर रखी है। मैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वह लड़कियाँ दिखने में भी सुंदर है और नेचर से भी बहुत अच्छी है। लड़कियाँ काफ़ी हद तक अच्छी हैं, और मैं देखता हूँ उनसे बात करके, और तुम्हारे भाई के लिए अगर वो एग्री करती है तो मैं आगे बात कर लूँगा। लड़की वैसे तुम्हें पसंद आ जाएगी। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने अपने हस्बैंड को गले से लगा लिया। मैं एक बार लड़की को देख लूँ, फिर उनसे रिश्ते की बात कर लेंगे। मैंने खुद की लड़कियों को देखना चाहती थी। अपने पति से बात करके मेरा दिल थोड़ा हल्का हो गया था। मुझे सुकून मिल गया था। इस तरह से 2 दिन और गुजर गए थे, और फिर मेरे पति ने एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर मैं थोड़ी परेशान हो गई थी। उन्होंने कहा कि मेरी माँ 2-3 महीने के लिए यहाँ पर आ रही है। वह अब 2-3 दिन नहीं रहेगी, वह अब काफ़ी टाइम तक हमारे पास में रहेगी। उनका गांव में मन नहीं लग रहा। वह अभी कुछ दिन हमारे साथ में रहना चाहती है। गांव से आ रही है। उनकी बात आने से मैं परेशान नहीं थी, लेकिन क्या करूं दोस्तों, मैंने अपनी सास को नहीं बता रखा था कि मेरा भाई मेरे साथ में रहता है। मैं जानती थी क्या पता वो कैसा रिएक्ट करे, इसलिए मैंने उनसे नहीं कहा था। मुझे डर था उनके आने से। मुझे वैसे तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उनके आने से मुझे एक अपने भाई के बारे में एक अजीब सी ही घबराहट होने लगी थी। लेकिन अब मेरे साथ में मेरे भैया भी रहते थे। मुझे डर था कि कहीं मेरी सास को इस बात से ऐतराज़ ना हो, क्योंकि यह बात मैंने बता नहीं रखी थी उनको। दोस्तों, आप समझ सकते हो कि एक लड़की कैसे कैसे एडजस्ट कर सकती है। और उनको हमारे यहाँ रहते हुए 2 दिन गुजर गए, अब तो आ चुकी थी वो। खैर, एक दिन नाश्ते के टाइम पर उन्होंने ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वह मुझसे कहने लगी थी, आधी रात को तुम्हारा भाई तुम्हारे कमरे में क्या करने के लिए आता है? क्या तुम मुझे बता सकती हो दीपाली? मैं चौंक कर अपनी सास को देखा और कहा कि आपको कोई गलतफहमी हुई है माँ जी। मेरे और मेरे पति के कमरे में मेरे भैया क्यों आएंगे, वह भी आधी रात को? मैंने तो उनको कभी आते हुए नहीं देखा। मेरे सामने मेरे पति बैठे थे, उन्होंने भी मेरा साथ दिया और कहा, माँ आप गलतफहमी में हो, ऐसा नहीं है, और मैं दीपाली के साथ में ही रहता हूँ, मैंने तो अभी तक नहीं देखा।
वह बोली, बेटा मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। तुम्हारा भैया आधी आधी रात को तुम दोनों के कमरे में दाखिल होता है। यही तो मैं पूछ रही हूँ कि आधी रात के समय वह तुम्हारे कमरे में क्या करने के लिए जाता है। इससे पहले कि मैं उन्हें कोई जवाब दे पाती, मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ। मेरे भैया भी नाश्ते के लिए आ गए थे और उन्होंने मेरी सास की सारी बातें सुन ली थी। वह एकदम ही मेरी सास की बातों पर नाराज़ हो गए और अपने एक बोले कि आंटी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो, मेरा अपनी बहन के कमरे में क्या काम है। मैं तो सारा दिन नौकरी पर होता हूँ और दिन में थक जाता हूँ। शाम को जब थका हुआ घर पर वापस आता हूँ तो अपने कमरे में आराम करता हूँ। लेकिन अगर आपको मेरी वजह से कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं वापस अपने घर पर चला जाता हूँ। भैया यह क्या कह रहे हो आप, और अपने कमरे में जाने लगे। मैं उन्हें रोकने की कोशिश की और उनसे माफ़ी मांगी कि माँ जी को कोई गलतफहमी हो गई है। आप उनकी वजह से अपना मूड ख़राब मत करो, आओ और बैठकर नाश्ता करो, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पति ने भी भैया को रोका और कहा नाश्ता कर लो। वह भैया पति के कहने से नाश्ता करने लग गए, जबकि मेरे चेहरे का रंग उतर गया था। कुछ देर बाद मेरे भैया काम पर चले गए, मेरे पति भी ऑफिस चले गए। मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी कि बहू मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ तुम्हारा भाई सच में कुछ गलत करता है, वह ठीक नहीं है। मैंने गुस्से में अपनी सास को कहा कि आप यहाँ पर कुछ दिनों की मेहमान हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप अपनी हद में रहें और हमारे घर के मामलात में दखलंदाजी ना करें। मेरी सास बोली, नहीं बेटा मैं गलत नहीं बोलती हूँ। नहीं माँ जी, और ख़ासकर मेरे भैया के बारे में तुम्हें कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरी सास को बहुत गुस्सा आया और कहने लगी कि एक न एक दिन तुम्हें अपने भाई के इस व्यवहार पर पछताना ही होगा। मेरा नाम बदल देना अगर तुमने ऐसा नहीं किया, फिर तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही बोल रही थी। यह कहकर मैं वापस अपने कमरे में चली गई और मैं उनकी बात पर परेशान हो गई थी। ना जाने वह क्या बोल रही थी और क्या कहना चाहती थी। मुझे तो उनकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। सारी बातें सर के ऊपर से घूमकर जा रही थी। फ़िलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे धमकी देकर गई है। शाम को जब मैं अपने भाई को यह बात समझी तो वह कहने लगी, तुम परेशान मत हो, गर्मी की वजह से मन में कभी कभी ऐसे ख्याल आ जाते हैं और अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक करके सोया करो। अब हम अपना कमरा लॉक करके सोया करेंगे और माँ जी को भी बोल देंगे अपना कमरा लॉक करके सोए। मैंने हस्बैंड से कहा, आपको भी मेरे भैया पर शक है क्या? वह बोले, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो फिर लॉक करने की बात क्यों करने लगे आप? वह बोले, ऐसी बात नहीं है, बस जब तक माँ जी यहाँ हैं हमें ख्याल रखना चाहिए। क्यों उनके मन में बिना बात के ऐसे ही बहम डाले? मैं नहीं चाहता कि वह यहाँ से नाराज़ होकर जाए। वैसे भी वह यहाँ कभी कभी आती है। और उसके बाद मेरे पति ने कमरे का दरवाज़ा बंद करके सोना शुरू कर दिया। अब बताओ दोस्तों हमारी क्या गलती थी? ऐसे कुछ दिन सुकून से गुजर गए थे, फिर मेरी सास ने एक नया हंगामा क्रिएट कर दिया था। वह कहने लगी, तुम्हारा भैया तो तुम्हें नींद की दवाई तुम्हारे दूध में मिलाकर देता है और मैंने खुद अपने आंखों से उसे ऐसा करते हुए देखा है कि वह तुम्हारे दूध में नींद की दवाई मिला रहा है। माँ जी तुम किस बात का बदला ले रही हो मेरे भैया से? लेकिन तुम लोगों को तो मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं आता है, माँ जी बोली। और मेरे हस्बैंड भी मेरी सास की साइड हो गए। उनकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया, मेरा खून गोल उठा। उन्होंने मेरे लिए एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी। मैंने अपने पति की तरफ देखा, वह तो ऑलरेडी अपनी माँ की साइड थे और उन्होंने अपनी आंखें नीची कर ली और बोले, ऐसा क्यों कर रही हो दीपाली? मेरा भाई तो एक बहुत अच्छा इंसान है, हम लोग उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी उसकी शादी कर सके और उसका घर बस सके। अगर माँ जी आपको इनसे इतनी ही दिक्कत है तो मेरा भाई यहाँ से चला जाए क्या? मैं यह कहकर रोने लगी। मेरे सास कहने लगी, तुम लोगों की नीयत ख़राब हो रखी है मुझे पता है, लेकिन दीपाली के भाई के तौर तरीके
कुछ ठीक नहीं है। पहले वह आधी रात को तुम दोनों के कमरे में जाता था और अब कल रात को मैंने खुद तुम लोगों के दूध में उसे ऐसा करते हुए देखा है। तो अब बताओ बेटा, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैं बूढ़ी हो गई हूँ लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। मैं सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ। मुझे पक्का यकीन है क्योंकि वह सफ़ेद रंग का पाउडर था। अपनी माँ की बात सुनकर मेरे पति ने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा था और कहने लगे कि तुम्हारा भाई क्या करना चाहता है। मेरी माँ इतना सब कुछ गलत नहीं बोल सकती। दीपाली, तुम मेरी माँ को बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। उन्होंने तुम्हें हमेशा एक बेटी का दर्जा दिया है। मेरे पति को अचानक मेरे सास की बातों पर यकीन आ गया और बोले, दीपाली तुम्हारा भाई क्या कर रहा है। मेरी माँ इतना झूठ कैसे बोल सकती है यार। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा, कुछ गलतफहमी हो गई है। मेरी सास बोली, बहू मैं बुद्धि हो गई हूँ। मेरी बुद्धि ख़राब नहीं हुई है। मैं सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ और मेरी आंखों के सामने ऐसा देखकर ही अनदेखा कर दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा ना हो किसी दिन अपनी किस्मत को रोते हुए। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे भाई के साथ कोई परेशानी है। तुम अपनी किस्मत को कभी आगे रोक चल कर रो तो मैं तुम्हें अभी से सावधान कर देना चाहती हूँ। मेरी सास की बात सुनकर मेरे पति भी एकदम गुस्से से उठे और मेरे भैया के कमरे की तरफ बढ़ गए। वह मेरे भैया के सामने जाकर खड़े हो गए और कहने लगे, तुमने रात को हमारे दूध में कौन सी दवाई मिलाई थी? तुम मुझे साफ साफ बताओ। मैं तुम्हारे साथ कोई भी बहस करना नहीं चाहता हूँ। मेरे पति की बात सुनकर मेरे भैया खड़े हो गए और परेशान होकर उनको देखने लगे और कहने लगे कि आपके दूध में मैं क्यों कुछ मिला लूँगा और आप कौन सी दवाई की बात कर रहे हो? आपको क्या लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूँगा? शायद कोई गलतफहमी हो गई है। मेरे पति गुस्से में कहने लगे, मेरी माँ ने मुझे इस बारे में बताया है और उन्होंने मुझे साफ साफ क्लियर कर दिया है कि तुमने क्या किया है। उन्होंने खुद अपनी आंखों से तुम्हारी हरकत को देखा है और पहले तुम चोरी छुपके हमारे कमरे में आया करते थे। मैंने इस बात को भी इग्नोर किया। वह अब हमारे दूध में भी कुछ मिलाकर हमें दे रहे हो। अब तो तुम्हारा भला सोच रहे हैं लेकिन तुम कुछ और ही करना सोच रहे हो। हमने तुम्हें अपने घर में रहने के लिए जगह दी लेकिन तुमने तो हद ही कर दी। तुम्हें यहाँ पर लेकर आए और तुम हमारे ही दुश्मन बन रहे हो। मेरे भैया ने गुस्से में मेरी तरफ देखा और कहने लगे, मैं भी अभी इसी वक्त इस घर को छोड़ना चाहता हूँ। मैं इससे ज़्यादा बेइज्जती अब सहन नहीं कर सकता और मैं अब आइंदा इस घर में कभी मत आऊँगा। अभी और इसी वक्त इस घर से जा रहा हूँ। मैं इस घर में नहीं रहना चाहता हूँ। मेरी सारी ज़िंदगी तुम्हारी खुशी के साथ अपनी खुशियाँ बर्बाद करता रहा। मैं आज तक तुम्हारी वजह से शादी नहीं की। देख लो आज तुम्हारा पति मुझे कैसे बोल रहा है और तुम कुछ भी नहीं बोल रही। ऐसा होता है क्या? मैंने कहा, नहीं, मैं भी अब इस घर में नहीं रहूँगी। जिस घर में मेरे भाई को निकाल दिया है, इस घर में मैं नहीं रह सकती। यह दोनों माँ बेटे इस तरह की बातें कर रहे हैं। भैया ने गुस्से में अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। पहले तो मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की मगर मेरे पति कहने लगे कि जाने दो अपने भाई को। अब इसका यहाँ रहना सेफ़ नहीं है। मैं नहीं चाहता कि अब यह यहाँ पर रहे। मुझे अपने पति के इस बिहेवियर से बहुत दुख हुआ। मैं चाहती थी कि मैं ना जाऊं और ना ही मेरा भाई। बल्कि मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि वह अपनी माँ की इस तरह की बेतुकी बातों में आ जाएंगे जिसका कोई वजूद नहीं है। भला कोई भाई बहन अपने साथ ऐसा गलत कर सकता है क्या? दोस्तों, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे घर में एक काला नाग है, लेकिन वह कौन था मैं समझ नहीं पा रही थी। क्या इसलिए मैंने गुस्से में आकर अपने पति से कह दिया कि अगर मेरे भैया यहाँ नहीं रह सकते तो मैं अभी यहाँ पर नहीं रहूँगी। अगर आप मेरे भैया पर भरोसा नहीं कर सकते तो मैं आप पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ, जिस भाई ने मुझे पाल पोस कर ऐसे बड़ा किया है। हस्बैंड बोले, ठीक है, तुम भी चली जाओ। मैं तो नज़र ही नहीं आ रहा तुम्हें अपने भैया के सिवा। तुम्हारी आंखें कैसे खुलेगी? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं दीपाली कि इस घर में क्या चल रहा है? मेरे आंसू आ गए। मैं उनसे ऐसी उम्मीद नहीं करी थी। मैंने अपने भैया से कहा कि मैं अभी आपके साथ चल रही हूँ और फिर मैंने अपना थोड़ा सा सामान पैक कर लिया था। मेरे भैया ने बोला, ठीक है। मैं अपने भैया के साथ अपने मायके आ गई थी। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी, उनको याद भी बहुत करती थी, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई थी कि अब आंसुओं के सिवा कुछ नहीं बचा था।
लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वह मेरे साथ ऐसा बिहेवियर करेंगे। उन्होंने तो मुझे रोने के लिए मजबूर कर दिया था और रोकने भी कोशिश नहीं की। अपनी माँ की बातों में आकर बहन की और भाई के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। ऐसा इल्ज़ाम लगाया जिसे मैं सहन नहीं कर सकती थी। मैंने भैया को भरोसा दिलाया कि माँ आपकी खुद शादी करवाऊंगी और जल्द से जल्द करवाऊंगी, और आप टेंशन मत लो, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। मैं सारा फोकस आपकी शादी पर लगाना चाहती हूँ, जिससे आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आ जाए। मैं दिन भर काम करती और शाम को लड़कियाँ देखने के लिए घर से निकल जाती थी। फाइनली काफ़ी दिनों के बाद मुझे एक लड़की पसंद आ गई। वह बहुत अच्छे परिवार से थी और बहुत खूबसूरत थी। मुझे तो लड़की देखते ही पसंद आ गई थी और मैंने उसको अपने भाभी बनाने के बारे में सोच लिया था। मैं जानती थी कि मेरे भाई भी इसको एक नज़र में ही पसंद कर लेंगे। घर आकर जब इस बारे में भैया से बात की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और ऐसी बात कह दी कि जिसे सुनकर मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई, मेरे ऊपर आसमान फट पड़ा। मैं ऐसी पागल हो गई कि मैं समझ नहीं आई। गुस्से में भैया ने कहा, मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं आपके लिए दिन रात करके एक लड़की की तलाश की है और आपकी खातिर मैंने अपना घर तक छोड़ दिया है ताकि आप खुश रह सको, आपका घर बस सके, और आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। आपका साथ देने वाला कोई हो। आप शादी नहीं करोगे तो सारी ज़िंदगी अकेले कैसे गुजारोगे भैया? ऐसा नहीं होता है। मुस्कुराकर कहने लगे, मैं अकेला तो नहीं हूँ, अब तुम भी तो इस घर में मेरे साथ हो। जो हम दोनों मिलकर सारी ज़िंदगी खुश रह सकते हैं, तो तुम्हें किसी तीसरे की क्या ज़रूरत पड़ी है? भैया की बातें मेरे सर के ऊपर से होकर गुजर रही थी। मैं थोड़ी टेंशन में थी, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं रही थी। मैंने कहा कि जब लड़की मिल रही है तो क्या परेशानी है? भैया कहने लगे, मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता था उस लड़की की शादी हो गई है। मैं उसके सिवा किसी से प्यार नहीं करता। मैंने माँ से कई बार कहा था कि मेरी शादी करवा दो, लेकिन माँ नहीं मानी और उसे जिद थी कि पहले दीपाली की शादी करेंगे। घर की लड़की की शादी नहीं हो सकती तो उससे पहले तुम्हारी भी नहीं हो सकती। माँ को लगता था कि मैं तुम्हारी शादी नहीं कर पाऊँगा। उसके घर वालों को कोई और लड़का पसंद आ गया और उसकी शादी कर दी। मैं उसे कब तक दिलासा देता? मैंने उसको बहुत साल रोक कर रखा था। वह भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरा वादा झूठा पड़ गया। उसके घर वालों ने उसकी शादी कहीं और कर दी और माँ नहीं मानी। उसके बारे में बात कर 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 थक गया था, पर माँ ने कभी मेरी शादी के बारे में सोचा ही नहीं और नहीं तुमसे कहा कि मेरे लिए लड़की तलाश करो। यह है तो तुम थी जो मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढने में लगी हुई हो। लेकिन मुझे तो शादी करनी ही नहीं है, क्योंकि मेरी मोहब्बत अब किसी और की हो चुकी है। मैं उसके सिवा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। मैंने उससे सच्चा प्यार कर था। तुम पूछती थी कि उखड़े हुए क्यों रहते हो? सबसे बड़ा कारण यही था। मैं माँ से नाराज़ था, लेकिन क्या कर सकता था? भैया की बात सुनकर मैं उनसे पूछा, आपने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तो लगा था कि बस कुछ दिनों की बात है, इसलिए मैं आपको अपने ससुराल ले गई थी। मेरी बात पर भैया ने ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं धरती में समा जाऊं, मेरे ऊपर आसमान फट जाए। कुछ ऐसी फीलिंग्स मुझे आने लगे। मुझे अपने कानों पर भी विश्वास नहीं हुआ। मैंने अपने भैया के मुंह से एक ऐसी बातें सुन ली थी। वह कहने लगे, मैं तुम्हारे घर पर इसलिए गया था ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि जब मनपसंद चीज़ हाथ से छिन जाती है तो कैसा महसूस होता है। मैं तुम्हें सिर्फ इस चीज़ का एहसास कराना चाहता था। बस ऐसी ही तकलीफ़ मुझे भी हुई थी। मैं कुछ नहीं समझ पा रही थी। भैया बोले, जिस टाइम तुम पढ़ाई की ज़िद करती थी उस टाइम मैं उस लड़की से प्यार करता था और उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से तुमने शादी से मना कर दिया। मेरी शादी उससे नहीं हो पाई। मैं यह भी चाहता था कि तुम्हारी शादी पहले हो जाए, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी की वजह से मेरी शादी नहीं हो पाई और मेरी ज़िंदगी ऐसे ही निकलती चली गई। तुम मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन गई हो। मैं रोने लगी। लड़की को बार बार भरोसा दिलाता रहा कि मैं उससे शादी करूंगा, पर एक दिन मैंने हार मान लिया और उसे धोखा दे दिया। मैं उसकी नज़रों में धोखेबाज बन गया, सिर्फ़ और सिर्फ तेरी वजह से दीवाली। तेरी वजह से उसके साथ मेरी शादी नहीं हुई। उसके घर वालों ने उसकी शादी कहीं और करवा दी थी। मैंने अपनी मोहब्बत से हाथ धो लिए थे।
सिर्फ़ तेरी वजह से। मेरी मोहब्बत दूर हो गई सिर्फ़ तेरी वजह से। उसके बाद तुम्हारे पति के साथ तुम्हें विदा तो कर दिया, पर मुझे सुकून नहीं मिला। दोनों एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने में लग गए और तुम्हें मेरी फीलिंग्स की ज़रा सी भी कदर नहीं हुई। मेरी फीलिंग्स अकेली रह गई। तुमने मेरी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ इतनी समझी कि मैं तुम्हारी शादी करूँगी, तुम्हारे लिए एक लड़की ढूँढूँगी। मेरे खातिर तुम सारी ज़िंदगी अपने आप को कुर्बान नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दी है। तुम नहीं समझ सकती मेरे ऊपर क्या बीती है। तुम्हारी और माँ की हर बात को मानकर तुम्हारी हर खुशी को पूरा किया। बस इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को एक साथ नहीं रहने दूँगा। तुम्हारी सास ने जो कुछ भी देखा और जो कुछ भी कहा वो ठीक था। मैं तुम दोनों के दूध में दवाई मिलाकर देता था। इस दवाई से तुम कभी माँ नहीं बन सकती, तुम एक बांझ औरत रहोगी। मैं चाहता था कि तुम दोनों संतान के लिए तरस जाओ जिस तरह मैं अपने प्यार के लिए तरसा हूँ। और तुम्हारा पति तो मैं छोड़कर दूसरी शादी कर ले, लेकिन तुम्हारी शादी अच्छी चल रही थी और वैसे भी ये सब कुछ हुआ। तुम्हारी ननद की शादी हुई, तुमने मुझे घर बुला लिया, मेरा काम आसान हो गया। उन्होंने खुद ही हमेशा के लिए तो मैं अपने घर से निकाल दिया। अब तुम भी मेरे साथ यहीं पर ज़िंदगी गुजारोगी। तुम्हें भी कोई एहसास हो कि मुझ पर कितना बड़ा अत्याचार हुआ है, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा तूफ़ान आया है। भैया की बातें सुनकर मुझे लगा था कि मेरे शरीर से जान निकल रही है। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं था। मुझे भैया से ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी जैसा मैं तो उन्हें बहुत प्यार करती थी। मुझे क्या पता था वह मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं। मेरे तो शरीर से मानो सारी जान निकल गई। आखिरकार मैं उनकी सगी बहन थी, जबकि मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। मुझे तो हमेशा से उनकी फ़िक्र लगी रहती थी। मैं मानती हूँ कि मेरी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई। मैं पढ़ाई करती रही और इस वजह से उनकी उम्र निकल गई। लेकिन मैं सिर्फ़ इतना चाहती थी कि मैं पढ़ सकूँ। मैं नहीं जानती थी कि आपके मन में क्या है। सब कुछ चलता है और आप मुझे इतना बड़ा नुकसान पहुँचा सकते हो, ये नहीं हो सकता भैया। मैं एक बच्चे की माँ भी ना बन सकूँ। मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। मेरी क्या गलती है इसमें, आप मुझे यह तो बताओ। मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन धक्का तो मुझे एक और बात ने लगा दिया जब मेरे भाई ने मेरे सामने दूसरी हकीकत बयान की। वह कहने लगे, मुझे पता है तुम अपनी शादी को कितना एंजॉय कर रही हो, और अभी तो रुको क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ में एंजॉय किया है। यह बात सुनकर मैं सन्न रह गई दोस्तों। मेरे पास शब्द नहीं थे। भैया बोले, तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ है, रात को जो मैं तुम्हारे कमरे में आता था, लेकिन क्यों आता था ये सिर्फ मुझे पता है। मैं तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड को बच्चे ना होने की और नशे की दवाई दूध में मिलाकर देता था, जिससे मेरा रास्ता आसान हो सके। तुम्हारी ही वजह से मेरी शादी नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं चुपचाप सब कुछ सहता था। लेकिन मैं वह सारे मज़े तुम्हारे साथ लूट चुका हूँ जो मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं लिए थे, और मुझे तुम्हारे साथ खूब मज़ा आया। यह सब करने में मुझे कोई शर्म नहीं आई और मैं ना इस बात से शर्मिंदा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। यह बात सुनकर मैं पागल सी हो गई थी। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, टेंशन मत लो, अब तो मुझे तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी जीनी है। सब करने को मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड ने तो तुम्हें छोड़ दिया है, वो तो अब तुम्हें लेके जाने से रहे। लेकिन तभी अचानक पीछे से मेरे हस्बैंड आ गए और भाई को एक थप्पड़ मारा और बोले, मैं जानता था कि तुम ऐसे नीच हो। मुझे माँ ने सब कुछ बता दिया था। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं, क्योंकि मैं दीपाली से सॉरी बोलने के लिए आया था। मैं मानता हूँ कुछ गलती मेरी भी है, लेकिन दीपाली थोड़ा तुम्हें भी समझना चाहिए था। तुम भाई के प्यार में अंधी हो गई थी। ऐसा नहीं करना होता है। अगर हमारे दूसरे सगे संबंधी हमसे किसी बात के बारे में बोल रहे हैं तो ज़्यादा नहीं, कम से उस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, मैं अपने पति के गले लगकर खूब रोई। मेरे पति ने इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे अपना लिया था, और अब मेरी ज़िंदगी में वह सब कुछ खुशहाली वापस लौट आई थी, और डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाने के बाद में मुझे अब एक लड़की भी हो गई है। लेकिन मैं अभी भी इस हादसे को नहीं भुला पाई हूँ।
अपने अतीत के साथ में मैं ऐसे जुड़ चुकी हूँ, वह मेरी ज़िंदगी का एक हादसा बन चुका है। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज़ अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ, अब तो आपका थैंक यू वाला बटन भी आ गया है, सो थैंक्स पर क्लिक करना ज़रूर करना। ओके, धन्यवाद दोस्तों।